अस्सलाम वालेकुम यूज़र, मैं रेहान अहमद ख़ान आज लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपको बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। बेसिक फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। बेसिक फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट सीखते हैं कि टेक्स्ट को हम किस तरह से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट की ओरिएंटेशन के बारे में हम जानते हैं कि टेक्स्ट की जो को किस किस तरह का से एक सेल के अंदर लिखा जा सकता है या उसको रोटेट किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। टेक्स्ट की रैपिंग के बारे में हम जानेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह से हम रैप कर सकते हैं और इससे हम किस किस्म के फ़ायदे उठाते हैं। इसके अलावा हम जो एक सेल के अंदर जो बॉर्डर्स वगैरह बनते हैं या शीट के अंदर जो बॉर्डर वगैरह बनाए जाते हैं और जो उसके स्टाइल्स वगैरह हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। इसके अलावा हम जो सेल की मर्जिंग वगैरह है, जो कि हम सेल्स को किस तरह से मर्ज करते हैं या मल्टीपल सेल को मर्ज करके एक सेल कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। इसके बाद हम जो वो जो रॉज और कॉलम्स हैं उनकी इंसर्शन कह लें, एडिशन डिलीशन सीखेंगे। उनको इंसर्ट किया जा सकता है, इनको डिलीट किया जा सकता है, वो सीखेंगे। इसके अलावा हम सेल की रीसाइजिंग सीखेंगे, यानी कि एक सेल को किस तरह से रीसाइज किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, या उसको उसकी जो लिमिट्स वगैरह हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इसमें डिटेल दूंगा। इसके बाद जब ये तमाम चीज़ टॉपिक कवर हो जाएंगे तो मैं आपकी जो एक शीट जो मैंने पहले से बनाई हुई है उसकी फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा कि जो अनफॉर्मेटेड शीट है उसको हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं और किस तरह से उसको जो हम एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर पेश कर सकते हैं, एक विजिबल फॉर्मेट के अंदर पेश कर सकते हैं, ताकि वो हमको जो हमें देखने में भी अच्छी लगे और हमारे काम की भी हो। इसके अलावा उसके बाद जो है जब हम उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद उस शीट को मैं आपको जो है वो प्रिंट करने का तरीका सिखाऊंगा, ताकि आप उस शीट को प्रिंट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी देख सकें। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसकी हार्ड कॉपी भी देख सकेंगे। जैसे ही शीट आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वैसे ही आपके पास हाथ में भी मौजूद है, यानी कि उसका हार्ड कॉपी भी मौजूद है। जब ये तमाम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो मैं आपको जो थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा और उसमें आपको मैं डेटा की सॉर्टिंग के बारे में बताऊंगा कि डेटा को हम किस तरह से सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उनके क्या क्या तरीक़ेकार हैं वो भी आज के ही लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला मैं कवर करूंगा। उसके बाद डेटा की फ़िल्टरिंग भी एक अहम टॉपिक है जिसको मैं इसमें आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। जब ये तमाम टॉपिक कवर हो जाएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक्सेल की बेसिक फॉर्मेटिंग और बेसिक शीट्स वगैरह जो बनाने के काबिल हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप खुद से भी काफ़ी शीट्स बना सकते हैं और अच्छी खासी एक्सेल जो जान सकते हैं। ठीक, तो लिहाजा मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक फॉर्मेटिंग से। बेसिक फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है मेरे पास जो लिस्ट डाउन हुआ है वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, किस तरह से किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि मैं इसी लिस्ट के ऊपर जाता हूँ, लिस्ट नंबर जिसको मैंने फ्रंट लिस्ट का नाम दिया हुआ है, ये मेरी पुरानी लिस्ट है जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 में काम किया था। अब पहला टॉपिक है कि पहला टॉपिक है कि आप इसके अंदर जो है वो बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे करें, यानी कि टेक्स्ट को कैसे अलाइन करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये सेल नंबर बी के अंदर यानी कॉलम नंबर बी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेम के हिसाब से है, नेम में रेहान, आते, वासे वगैरह के नाम से आ रहे हैं। ठीक है, आप इनकी फॉर्मेटिंग मतलब इनको अलाइन कैसे करेंगे। अभी जो ये इन कॉलम के अंदर या इन सेल्स के अंदर ये अलाइनमेंट इनकी हुई है उनको हम जो है वो लेफ़्ट अलाइन कहते हैं। ठीक, ये इनको हम कंप्यूटर में किस तरह से कर सकते हैं, ये एक्सेल की शीट में रहते हुए किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो होम का टैब है वो बेसिकली एक फॉर्मेटिंग का टैब है और उसके अंदर जो वो फॉन्ट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, नंबर्स के बारे में, स्टाइल्स के बारे में सारे जो आइकॉन्स है वो मौजूद हैं। इन्हीं आइकॉन्स की मदद से हम आज ये देखेंगे कि हम इस इंफॉर्मेशन को, इस कॉलम के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो इस रिबन्स के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, बहुत सारे आइकॉन्स मौजूद हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अलाइन लेफ़्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर अलाइन सेंटर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर जो है वो अलाइन जो है वो राइट नज़र आ रहा है। क्योंकि मेरा इस वक्त डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी जो है वो लेफ्ट अलाइन हुआ है, तो मैं जो सेंटर का बटन है उसको प्रेस करता हूँ। जैसे ही सेंटर का बटन मैं प्रेस करूँगा मेरा टेक्स्ट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सारा का सारा जो है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक, अब इसी टेक्स्ट को मैं जो हूँ वो अगर लेफ़्ट अलाइन करने की कोशिश करूँ
तो राइट अलाइन करने की कोशिश करूँ तो ये राइट का बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक, इसी के ये अलाइनमेंट के तरीके हैं जो मैं आपको इन बटन के ज़रिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर बहुत आसान है, खुद ही आप जस्ट जो बटन को प्रेस करेंगे और आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो होगा वो उसके हिसाब से जो वो अलाइन हो जाएगा। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको दोबारा जो इसकी अपनी पोजीशन पर पहुँचा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको जो दोबारा जो है वो लेफ्ट अलाइन कर दिया है। ठीक, अब इसमें अलाइन के यही 3-4 तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसमें हमने जैसे मैंने लिखा हुआ भी है अपने इसके अंदर कि हम इसको अपने टेक्स्ट को जो है वो लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये तीनों तरीके मैंने आपको अभी करके दिखा दिए। ठीक है, आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह ताला के आप इस चीज़ को आसानी से सीख भी जाएंगे। ठीक, मेरे इसके बाद जो है वो जो इसके आगे मैंने टॉपिक कवर करने की कोशिश की है वो आपके पास लिखा हुआ है टेक्स्ट ओरिएंटेशन के नाम से। टेक्स्ट ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है कि मेरे कॉलम्स के अंदर, मेरे सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं अगर रोटेट करना चाहूँ, किसी एंगल पे इसको मूव करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं जो वो ओरिएंटेशन कहता हूँ। ठीक, इसमें जैसा लेट्स सपोज कि मेरे पास इस वक्त मेरा सेल जो मौजूद है वो नेम के अंदर मौजूद है, जो कि B1 के अंदर मौजूद है। अब मैं इस नेम को जो रोटेट करना चाहता हूँ, यानी कि इसको जो है उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक बटन मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ओरिएंटेशन। आप जहाँ मैंने अपने कर्सर को पोजीशन किया हुआ है, आप भी वहीं पोजीशन करेंगे तो आपके सामने ओरिएंटेशन के नाम से एक बटन आ जाएगा। ये पुल डाउन मेन्यू है, इसको जैसे ही आप पुल करेंगे तो आपके पास जो है इसके ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि एंगल काउंटर क्लॉक है, एंगल क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट है, रोटेट टेक्स्ट है, रोटेट टेक्स्ट अप है, रोटेट टेक्स्ट डाउन है। ठीक, अब इन सबको हम अप्लाई करके देखते हैं कि हाँ, इस नेम के अंदर ये किस तरह से इसको हम कैसे ओरिएंटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला ऑप्शन इस्तेमाल किया। देखें आप कि ये यहाँ पर नेम जो था वो इस पोजीशन में अंदर चला गया, यानी कि सेल के लेफ्ट के ऊपर जो है वो ये कुछ एंगल की पोजीशन में आ गया, यानी कि थोड़ा सा एंगुलर हो गया। ठीक, इसी तरह से हम जब इसी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ये कह रहा है कि जी एंगल क्लॉकवाइज, मैं इसको तो प्रेस करूंगा तो ये उसी पोजीशन में रहते हुए एंगल, मतलब इसको इसने रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज। ठीक, इसका एक और ऑप्शन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, टेक्स्ट वर्टिकल टेक्स्ट। तो आप ये देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है वर्टिकली चला गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मूव करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये इस तरह से इस शेप के अंदर आ गया, जिसको मैं कहता हूँ कि ये वर्टिकल टेक्स्ट है। ठीक, एक और ऑप्शन है इसका, जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे आपको बताते चले जा रहा हूँ। इसके बाद ये टेक्स्ट रोटेट अप है। अब मैंने अब इसको किया तो ये टेक्स्ट रोटेट अप आ गया है, यानी कि जो टेक्स्ट था वो इस तरह से रोटेट हो गया कि नेम जो है वो एन जो वो सबसे बॉटम में आ गया, उसके बाद ये बाकी जो करेक्टर्स के वो उसके ऊपर आ गए। ठीक, इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास टेक्स्ट डाउन का है। मैं टेक्स्ट डाउन करूंगा तो उसी सेल के अंदर उसी पोजीशन के ऊपर जो है वो नेम का एन जो पहले बॉटम पे था वो अब टॉप के ऊपर आ गया, बाकी करेक्टर जो नीचे आ गए। ठीक, ये इसकी ओरिएंटेशन है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओरिएंटेशन का एक छोटा सा तरीका और भी है, यानी कि हम इसको अगर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल के अंदर जाएँ। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास अलाइनमेंट आ रहा है और अलाइनमेंट के अंदर जो वो यहाँ पर टेक्स्ट की ओरिएंटेशन आ रहा है, यहाँ इसकी डिग्रीज वगैरह लिखी हुई आ रही है। ठीक, अगर मैं चाहूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो पर्टिकुलर एंगल के ऊपर मूव कर जाए तो मैं इसको जो है इस तरह से करके ओके पे करूँगा तो ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पर अब पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर जो मूव कर गया। दोबारा में हम इसी चीज़ को देखते हैं ताकि हम इसको एक दफ़ा और सीख लें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन की विंडो है। इस ओरिएंटेशन पे मैंने जो है इसको सिंपल एंगल के थ्रू मूव करना शुरू किया। अब मैंने इसको ज़्यादा रोटेट कर दिया, ओके किया, तो आप देखेंगे ये इसी सेल के अंदर किस हिसाब से, यानी कि किस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रोटेट हो रहा है। ये इसकी इस सेल की ओरिएंटेशन है। ये आप किसी भी सेल में किसी भी कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है यही इसके तरीके हैं और इससे जो है वो हम जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम इनको जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम आगे इन शीट्स में, आगे की शीट्स में इनका इस्तेमाल भी देखेंगे और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। ठीक, इस शीट को मैं दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ जैसे कि ये थी। ठीक है, मैंने सारे जो इनको जो वो अंडू के बटन प्रेस कर दिया जिससे ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल हो गया। ठीक, अब
इसके बाद जो मेरे पास टॉपिक है, यानी कि मैंने आपको जो वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट सिखाई, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन सिखाई, टेक्स्ट की रैपिंग सिखाता हूँ मैं आपको, टेक्स्ट की रैपिंग क्या होती है। दोबारा मैं इसी शीट के ऊपर जाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो वो टेक्स्ट की रैपिंग करना चाहता हूँ। टेक्स्ट की रैपिंग से क्या मुराद है? टेक्स्ट की रैपिंग से ये मुराद है कि जब आपको पर्टिकुलर सेल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक सेल से बाहर जा रही होती है, दूसरे सेल के अंदर जा रही होती है, तो आपने उस टेक्स्ट को उसी सेल में एडजस्ट करना होता है। इस एडजस्टमेंट को हम जो है वो टेक्स्ट की रैपिंग कहते हैं। यानी कि जैसे कि फर्स्ट करेंगे, मैं यहाँ पर जो अपना नाम लिख रहा हूँ रेहान अहमद, तो ये मैंने अपना नाम टाइप किया है, इसके आगे कुछ और मैंने इन्फॉर्मेशन टाइप करी, इंटर कर दिया, तो आप देखें कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने टाइप की है वो इस कॉलम के अंदर पूरी नज़र नहीं आ रही, जबकि अगर मैं फार्मूला बार के अंदर देखूं तो ये कुछ इसमें से ज़्यादा नज़र आ रही है। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन इस सेल की जो वो हाइड हो गई है या वो नज़र नहीं आ रही। अब जाहिर सी बात है कि मैं इसको पूरा देखना चाहता हूँ, ये जो कुछ मैंने इसके अंदर लिखा है वो मुझे नज़र आना चाहिए। तो मेरे पास तरीक़ेकार क्या है कि मैं इसको कॉलम को, इस सेल को जो वो रैप कर दूं, यानी कि इसको इस तरह से एडजस्ट करूं कि मेरा जो सारी इन्फॉर्मेशन या सारा जो मैंने जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है वो सब कुछ मुझे नज़र आए। तो किस तरह से कि टेक्स्ट रैप करूंगा मैं सामने वाले बटन के ऊपर जो आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पर लेके जाऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। ठीक, जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा आप देखेंगे कि ये यहाँ पर मूव हो गया, यानी कि यहाँ पर जो इसके नीचे आ गया, सेल का साइज इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, रेहान अहमद नीचे आ गया, ऊपर आ गया, और बाकी के जो करेक्टर जो सेल से बाहर जा रहा था उसने इसको दूसरी लाइन के ऊपर लेके आ गया। ठीक, ये टेक्स्ट रैपिंग है जिसमें आप ये कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का एक तरीका मैंने तो आपको ये बताया कि इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से बाहर निकल जाता है या वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता है ज़्यादा लिखा हुआ टेक्स्ट, तो हम जो वो उस सेल को टेक्स्ट रैप के फंक्शन के थ्रू जो है वो एडजस्ट करते हैं और उसको जो है वो उसको सही तरह से विजिबल कर देते हैं। ठीक, ये एक टेक्स्ट रैपिंग का छोटा सा मतलब तरीक़ेकार है जो एक्सेल के अंदर हमें दिया गया है, और हमने यहाँ देखा कि हम टेक्स्ट को किस तरह से रैप कर सकते हैं और उनकी वो किन किन टाइम के ऊपर या किन किन वजूहत के ऊपर हमें टेक्स्ट रैपिंग करना पड़ती है। टेक्स्ट रैपिंग के बाद जो है वो मैं आज इस टॉपिक को आपको कवर करूँगा वो बॉर्डर और स्टाइलिंग है। यानी कि फॉर्मेटिंग में एक बहुत बड़ा, इसको भी पहले मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ये मेरे पास नॉर्मल इसके अंदर आ गई। अब मैं आपके वो जो फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ वो कॉलम्स, वो आपके जो है जो भी सेल्स वगैरह हैं उनकी बॉर्डर्स वगैरह हैं, उनके स्टाइल्स वगैरह हैं, उसके बारे में सिखा रहा हूँ कि ये बॉर्डर्स को हम किस तरह से जो वो बनाते हैं या किस तरह से ये करते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर इसके जो बॉर्डर्स हैं वो अप्लाई करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इनको बॉर्डर्स को बना सकते हैं या इनको मिटा सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आप जाऊँगा कि यहाँ पर एक और आइकन आ रहा है जिसके ऊपर बॉटम बॉर्डर लिखा रहा है, यानी ये बॉर्डर लिखा रहा है, ये भी एक पुल डाउन मेन्यू है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स लिखे हुए हैं, इसमें भी इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि बॉटम बॉर्डर आ गया, टॉप बॉर्डर आ गया, लेफ्ट बॉर्डर आ गया, राइट बॉर्डर आ गया, नो बॉर्डर आ गया और ऑल बॉर्डर आ गया। इसी तरह से मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं जो कि हम साथ साथ इस्तेमाल करते रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर मैंने जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है ताकि यहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर जो है वो सिखा सकूँ। इसको मैं एक अलग शीट में भी आपको सिखा सकता हूँ कि यही एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक लंबा चौड़ा सा एरिया। ठीक है, अब मुझे इस पर बॉर्डर्स बनाने हैं। मैं किस तरह से बॉर्डर बनाऊँगा कि जी मैंने यहाँ पे मुझे इन तमाम सेल्स के अंदर जो वो बॉर्डर्स चाहिए, इन तमाम की तो सेल्स के अंदर जो वो लाइन्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि ऑल बॉर्डर किया। जैसे ही मैंने ऑल बॉर्डर किया तो इस शीट मतलब सिलेक्टेड एरिया में जितना भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया था बटन प्रेस करते ही इनमें जो वो सब में जो वो बॉर्डर्स आ गए, यानी कि लाइन्स आ गई। दूसरी जो शीट सामने की नज़र आ रही है, ये आगे नज़र आ रही है, उसमें मुझे कोई ऐसी लाइन्स वगैरह नज़र नहीं आ रही, यानी कि ये जो एरिया था जो मैंने सेलेक्ट किया था इसमें जो वो बॉर्डर्स बन गए, इनमें लाइंस आ गई। अब ये तो एक सिंपल सा बॉर्डर है जो मैंने आपको अप्लाई करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं कि इन बॉर्डर को हम कैसे और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मैं इस बॉर्डर को अगर देखना चाहूँ या आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेल की फॉर्मेटिंग आ रही है, यहाँ पर बॉर्डर का एक टैब आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बॉर्डर के जो स्टाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बॉर्डर्स आ रहे हैं, बहुत सारे वो आ रहे हैं कि डॉटेड लाइंस आ रही हैं, कि मल्टीपल कुछ मोटी लाइंस आ रही हैं, कि डबल लाइंस वगैरह आ रही हैं। इसके साथ साथ मुझे एक छोटा सा एरिया ये दिया गया है
जिसके अंदर मैं बॉर्डर्स अपने हिसाब से बना सकता हूँ, अपने मतलब के बॉर्डर बना सकता हूँ इस इन स्टाइल्स को लेते हुए। अब क्या मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो मतलब जब बॉर्डर बने तो उनकी जो लाइन्स हैं वो मोटी हो जाएं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन लाइनों को सेलेक्ट किया जिन जहाँ जहाँ मुझे बॉर्डर चाहिए थे, चारों कोनों पे चाहिए थे, चारों कोनों पे मैंने जो है वो इस तरह से लाइंस बना दी। ठीक है, देखें कि आप ये सारी लाइन ये सारा बॉर्डर जो है भाई खूबसूरत बॉर्डर मुझे सामने नज़र आ रहा है, जो कि मोटी सी लाइन से पतली लाइनों से, पतली लाइनें जो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी, ये मोटी लाइन्स हैं, इनको हम जब इस हमने बना ली है, ये भी एक अच्छा बॉर्डर कहलाया जाता है। ये बॉर्डर जो है बेसिकली पूरी शीट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये बॉर्डर ज़्यादातर जो है या इस तरह की लाइन के बॉर्डर जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम हेडिंग वगैरह के लिए। जब हम कोई हेडिंग्स वगैरह को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो हम उनको पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर जो शो कर देते हैं। जैसा कि आगे की शीट के अंदर मैं यही बॉर्डर आपको अप्लाई करके भी दिखाऊँगा जब मैं पर्टिकुलर शीट को जो फॉर्मेट कर रहा हूँ। अब इससे आगे चलते हैं कि हम इन्हीं बॉर्डर्स को या इनके मज़ीद स्टाइल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने वो फॉर्मेट राइट क्लिक किया, फॉर्मेट इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये पहले मैं इस शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसा कि मैंने पहले किया था। ये शीट मेरे पास यहाँ सिलेक्ट हो गई। ठीक, इसके बाद मैंने राइट बटन प्रेस किया, फॉर्मेट सेल का बटन प्रेस किया, बॉर्डर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद आ रहे हैं। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉर्डर जो है वो इससे ज़्यादा मोटी लाइन के अंदर हो, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन तमाम को मिटा दूंगा। ठीक है, इस वाली लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और इनको इनके चारों तरफ जो है वो अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि अब जो लाइन इसमें मैंने बॉर्डर की बनाई है उससे ज़्यादा मोटी बनाई है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें अपनी वर्कशीट में इस्तेमाल करनी होती हैं और इनसे हमारी वर्कशीट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, अच्छी लग रही होती है और बहुत सी जगह जो है इनको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए हमें इनके तमाम के बारे में, बॉर्डर के जितने भी स्टाइल्स वगैरह हैं या बॉर्डर के जितने भी तरीक़ेकार हैं वो सब हमें आना चाहिए कि हमें किसी वक्त भी किसी भी बॉर्डर के स्टाइल की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि आप एक और तरीके से इसको देख सकें। फिर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया रहते हुए इसके अंदर फॉर्मेट बटन का इस्तेमाल किया। फॉर्मेट बटन के इस्तेमाल के बाद अब मैंने आपसे कहा कि जी इसको थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि इसके सेंटर में भी एक लाइन आ रही है। मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो है वो ये वाली लाइन या डॉटेड लाइन इस्तेमाल कर लें, तो आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन इस्तेमाल करके एक बॉर्डर इस्तेमाल कर दिया। अब इसको देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है या कि ये किस तरह सप्लाई होगा। ओके करें। ये देखें आपके इसने क्या किया कि जितने भी कॉलम्स है यानी कि उनमें जो है वो डॉटेड लाइन इस्तेमाल कर दी, बॉर्डर वही रहा यानी कि मोटा वाला बॉर्डर रहा। बीच के एरिया के अंदर या ये जो इनर एरिया था इसके अंदर इसने डॉटेड लाइंस इस्तेमाल कर दी। ये डॉटेड लाइंस में बेसिकली जो है वो बहुत सी जगह इस्तेमाल होती हैं, बहुत सी जगह इस्तेमाल नहीं होती। जैसे लोग अपने शीट को फॉर्मेट करना चाहते हैं उस हिसाब से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो लाइंस हैं बॉर्डर वाली या डॉटेड लाइंस हैं ये कॉलम्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, रॉ के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। मुझे इनको दोबारा मिटाना है तो मैं वापस इसमें जाऊँगा। ठीक है, ये वाली लाइन इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगी। यहाँ से मैंने इसको किया, ये आपके देखें ये डिसअपीयर हो गई। ठीक है, यानी कि मेरी जो शीट थी वो दोबारा नॉर्मल हो गई प्रीवियस बॉर्डर के हिसाब से। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया ताकि आपको एक दफ़ा और इसकी समझ में आ जाए। फिर मैंने इसको फॉर्मेट स्टाइल किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी ये सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएँ और मैं एक और तरीके का स्टाइल अप्लाई करूँ। मैंने इन सबको हटा दिया। ठीक है, ये बॉर्डर सब हट गए। इस बॉर्डर हटने के बाद मैंने जो है वो फर्स्ट करें कि मुझे एक शीट बनानी है जिसमें मैं हेडिंग के लिए अलग बॉर्डर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें मैंने हेडिंग के लिए 3 4 5 सेल जो इस्तेमाल किए, ये सिलेक्ट कर लिए। इसमें मैं बॉर्डर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कौन सा वाला, ये वाला बॉर्डर जो मैं मैनुअली बना रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इस बॉर्डर को मैनुअली बना दिया, ये बॉर्डर मेरे सामने यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसके नीचे जो बॉर्डर इस्तेमाल हो इन इतनी लाइन्स के अंदर वो अलग तरीके का हो, तो वो मैं इसी तरह से इस्तेमाल करूँगा कि यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इस पर बॉर्डर के स्टाइल्स पे आऊँगा। अब मुझे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो हैं ये कॉलम्स हैं, इनमें रॉज में कुछ नहीं अप्लाई करना है, मुझे कॉलम्स में अप्लाई करना है। अब कॉलम्स में मैं लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बीच में जो डॉटेड लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, थोड़ी सी इसमें मैंने डॉटेड लाइन इस्तेमाल करी है और सेंटर में या लेफ़्ट और राइट जो मैंने जो हार्ड लाइन थी या मोटी लाइन से उसको इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने मोटी लाइन इस्तेमाल कर दी। तो आप देखें ये कोई करने के बाद इस पर क्या होगा कि थोड़ी खूबसूरत सी शीट नज़र आ रही है कि हेडिंग के लिए जो वो अलग बॉर्डर इस्तेमाल किया जा रहा है और बीच के लिए जो या कॉलम्स के लिए जो वो अलग लाइन्स इस्तेमाल की जा रही है, ताकि हमें ये पता चले कि ये
सेल जो है यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। ये बॉर्डर बेसिकली से इस्तेमाल किया जाता है कि आपके जो आपने जो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर इनपुट की हुई है वो सेपरेट हो जाए और ये अलग अलग खानों के अंदर नज़र आए। ठीक, इसके मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस हैं जो हम सीखते चले जाएंगे। ठीक, ये सारा का बॉर्डर अगर मुझे एक साथ में हटाना है तो मैं यहाँ पे बटन पे जाके नो बॉर्डर करूँगा तो ये सारे का सारा बॉर्डर जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग में कि जब हम इन बॉर्डर और स्टाइल को सीख लेते हैं तो इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हमें ये करना है कि जी सेल की मर्जिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने दोबारा अपनी शीट के ऊपर आ गया हूँ, उस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल को किस तरह मैं मर्ज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 4-5 सेल जो है वो सिलेक्ट किए हैं और मैं इनको चाहता हूँ कि मर्ज हो जाए। मर्ज का मतलब हो कि ये सारे के सारे सेल जो है वो आपस में मिल जाएँ और एक हो जाएँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर मौजूद इस आइकॉन को प्रेस करूँगा, ये जो मौजूद है मर्ज एंड सेंटर के नाम से। फिलहाल मैं इसको सिर्फ जो है वो मर्ज प्रेस करूँगा तो ये मर्ज हो जाएंगे। आपने देखा कि सारे के सारे सेल जो हैं एक से सब मिलकर जो है वो एक सेल बन गया। ये मर्जिंग जो है वो मैं कॉलम्स में भी कर सकता हूँ। मर्जिंग मैं जो हूँ वो सेल और कॉलम या रो और कॉलम के साथ भी कर सकता हूँ। अभी ये सामने जो मैंने आपको मर्जिंग की है वो पर्टिकुलर किस्म के कॉलम्स के अंदर करी है और उनको मैंने मर्ज करके एक दिखा दिया है। ठीक, 5-6 कॉलम मैंने सेलेक्ट करे, उनको मैंने मर्ज का बटन प्रेस किया तो वो आपस में मर्ज हो गए और एक कॉलम बन गए। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं पर्टिकुलर एरिया को जो मर्ज कर दूँ जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद हों, यानी कि रॉज भी मौजूद हों, कॉलम्स भी मौजूद हों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ वो इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा जिसको मुझे मर्ज करना है और सिंपल उसी बटन को मैं जाके जो है वो मर्ज प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए कि ये सारा का सारा एरिया जो मर्ज हो गया। इसके अंदर मुझे जो मल्टीपल सेल्स थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये सारा रो और कॉलम मिलकर जो है वो एक सेल बन गया, यानी कि सारे के सारे मर्ज हो गए। ये इसमें मैं हम मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं जो हम आगे जाके देखते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे। अब इन मर्ज सेल को मुझे दोबारा नॉर्मल करना है तो क्या तरीक़ेकार होगा कि मैं इनको कैसे नॉर्मल करूँगा। मैं दोबारा इन्हीं मर्ज सेल के ऊपर रहते हुए मैं मर्ज को दोबारा प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये इस एरिया को फिर से क्लियर कर देगा और वैसे ही कर देगा जैसा कि ये नॉर्मल हुआ था। तो ये मेरे स्टूडेंट्स ये जो है ये मर्जिंग का तरीका था जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है वो इस शीट को फॉर्मेट करने से पहले ये बताऊंगा कि जी आपको रॉस को किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अगर ज़रूरत पेश आए तो इन बिटवीन इंसर्शन कर सकते हैं। फ्रंट डिस्प्ले में जाता हूँ, इसके अंदर जो मुझे ज़्यादा थोड़ी बहुत मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो टॉप की रॉ है उसको उसमें 2-3 लाइनें मैं इंसर्ट कर दूँ। क्या वजह है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इस रॉ को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, रॉ को सिलेक्ट करने के बाद जो मैं राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट का बटन प्रेस कर दूँगा तो एक रॉ जो मेरे सामने इंसर्ट हो जाएगी। मेरा डेटा जो होगा वो थोड़ा नीचे मूव हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक ब्लैंक रॉ आ गई है। ठीक, मैंने कहा आपसे कि मुझे 2-3 लाइनें चाहिए, 2-3 रॉस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्या एक एक करके करूँ या मुझे 10 रॉस चाहिए तो मैं एक एक करूँगा? नहीं, वैसा नहीं करूँगा। मैं इन जो पर्टिकुलर रॉज हैं उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। जितनी रॉज मुझे चाहिए मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि आपने एक साथ जो 3 रॉज हैं वो इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि रॉड्स को इंसर्ट, ये रॉड्स जितने भी मैंने इंसर्ट किए हैं किसी मकसद के लिए किए हैं जिसको मैं आगे जाके भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे ज़रूरत पेश आ रही है कि मैं जो हो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने ऊपर की तरफ की है। अगर मैं इन रॉस को इन बिटवीन इंसर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं आतिफ और आसिफ के दरमियान जो रॉ है इनके रॉज है इनके दरमियान में एक रॉ लाना चाहता हूँ। तो मैं आसिफ के ऊपर, अगर मैं आतिफ के बॉटम में आतिफ के नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं आसिफ पे अपना कर्सर रखूँगा, इस रॉ को सिलेक्ट करूँगा, राइट बटन प्रेस करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो ये आप देखें कि आतिफ के नीचे एक रॉ जो है मेरे पास इंसर्ट हो गई। यानी कि अब मैं जो कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन राइट करना चाहता हूँ वो आतिफ और आसिम के दरमियान में होगी। ठीक, ये भी एक रॉ को इंसर्ट करने का तरीका है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर की रॉ को इंसर्ट कर रहा है सेम उसी तरीके से मैंने इन बिटवीन भी आपको तरीका बता दिया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको इस रॉ की ज़रूरत नहीं है या आपने कुछ ज़्यादा रॉस जो इंसर्ट कर दिए हैं, आप उनको रॉस को रिमूव करना चाहते हैं, इनको डिलीट करना चाहते हैं, तो भी तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। आप इस रॉ को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ये रॉ जो डिलीट हो जाएगी और आपका डेटा जो है वापस अपनी हालत में आ जाएगा।
ठीक, अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हम रॉस को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से मैं कॉलम्स को ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और मुख्तलिफ और इसी तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। अब हम कॉलम की तरफ चलते हैं। ठीक, मैंने सॉरी, मैंने जो है वो एक कॉलम इंसर्ट करना है सी और डी के दरमियान में, तो मैंने क्योंकि इनके दरमियान में करना है मैंने डी को सिलेक्ट किया। ठीक है, राइट बटन प्रेस किया, इंसर्ट प्रेस किया, तो आपने देखा कि एक कॉलम जो है वो सी और डी के दरमियान में इंसर्ट हो गया, एक ब्लैंक कॉलम आ गया और जो डी की इन्फॉर्मेशन थी वो ऑटोमेटिकली मूव हो गई ई की तरफ। ठीक, अब ये जाहिर से यानी मैं यहाँ पर मैंने अगर कॉलम इंसर्ट किया तो किसी मकसद के लिए इंसर्ट किया होगा, कोई कॉलम मैं बनाना भूल गया हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन मैं पहले इन बिटवीन लिखना भूल गया हूँ, मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैंने जो बहुत आसानी से इन बिटवीन जो है वो कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करेंगे मैं ये कहता हूँ नहीं मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मैं मुझसे गलती से हो गया तो मुझे इसको डिलीट करना है, तो इसका भी तरीका वही आसान है कि आपने पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, बट डिलीट के ऑप्शन को आप प्रेस करना है तो ये आपके पास डिलीट हो जाएगा। ये एक छोटा सा तरीक़ाकार था आपके रॉस को, आपके कॉलम्स को जो वो इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने इसमें ये देख लिया कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन इसके लिए काफ़ी है, आपको रॉस को इंसर्ट करना, डिलीट करना आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस भी करेंगे जब इन चीज़ों की तो आप खुद भी इन चीज़ों के को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अब मैं आपको, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपनी बेसिक शीट को जो फॉर्मेट करना सिखाऊंगा, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैंने ऊपर जो कुछ रॉज जो है वो इंसर्ट करी है, उनका क्या वजह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये शीट जो है ये कुछ प्रेजेंटेबल हो, कोई अच्छी लगे। तो पहले तो मैं इस शीट को एक नाम देना चाहता हूँ, यानी कि इसके ऊपर एक नाम लिखना चाहता हूँ कि ये शीट किस पर्पज़ के लिए है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये शीट जो है वो एक फ्रेंड लिस्ट है, खाली मतलब लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है कि जो मेरे दोस्त हैं उनके उसमें नंबर, नाम है, एड्रेस हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, फ़ोन मोबाइल नंबर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर हार्ड कॉपी निकालना चाहता हूँ और इसको ये रिमेंबर रखना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा कि इस पे यहाँ पहले कॉलम पे टाइप कर दूँगा फ्रेंड लिस्ट। ये मैंने फ्रेंड लिस्ट टाइप कर दिया और उसको इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने फ्रेंड लिस्ट टाइप किया, अब ये यहाँ पे कोने पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, अभी मैंने टाइप कर दिया लेकिन अभी भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कोने पे जो है ना छोटा सा नाम लिखा हुआ है फ्रेंड लिस्ट। ठीक, इसको फॉर्मेट करना है, इसको विजिबल करना है, इसको खूबसूरत बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके फ़ॉन्ट को मैं इंक्रीज़ करूँगा, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं इंक्रीज़ करूँगा। इसका फ़ॉन्ट हो सकता है मुझे पसंद नहीं आ रहा हो, उसका फ़ॉन्ट के स्टाइल में चेंज करूँगा। कैसे करूँगा, तो इसके लिए भी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे से आइकॉन्स मौजूद हैं जिनको जैसे जैसे मैं प्रेस करूँगा वैसे वैसे इनके फंक्शन से सामने आते जाएंगे। ये यहाँ पर फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है, जो आपको जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कैपिटल ए लिखा हुआ आ रहा है बड़ी साइज़ के अंदर। ये आपका जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है इसको इंक्रीज़ करता है, जैसे जैसे आप इसे प्रेस करेंगे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसके साथ जो है वो एक छोटा सा ए लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी जो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ किया वो मैक्सिमम कर दिया, मुझे इतनी छोटी सी शीट के ऊपर इतना बड़ा फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, मैं इसको मिनिमाइज़ छोटा सा करता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए, इतना सही है। ठीक, ये मैंने किस बटन से किया, ये जो छोटा वाला ए लिखा हुआ है इसको मैं प्रेस करता रहा तो उस फ़ॉन्ट का साइज़ जो बड़ा हुआ था वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो गया। जितना मुझे जिस हद तक मुझे रिड्यूस करना था मैंने वहाँ तक रिड्यूस करके इसको छोड़ दिया। एक और तरीका ये है कि मैं फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, फ़ॉन्ट का साइज़ है 28 है। ठीक, अब मैं इस पुल डाउन मेन्यू को जो पुल डाउन मेन्यू के थ्रू भी फ़ॉन्ट का साइज़ है वो रिड्यूस कर सकता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है 8 से लेके 72 और उससे भी आगे आ सकता है। यहाँ पर जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव करूँगा मेरा फ़ॉन्ट जो होगा वो उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। मैं यहाँ पर 22 पे लाके इसको इंटर कर देता हूँ, मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 22 हो गया। यहाँ पर सामने भी लिखा हुआ आ रहा है 22। अब अभी भी मेरे जो मतलब है वो पूरा नहीं हुआ, ये मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फ़ॉन्ट की जगह जो है वो कोई खूबसूरत सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँ जो अच्छा लगे।
तो मैं ये जो फ़ॉन्ट इसके बराबर में जो फ़ॉन्ट का पुल डाउन मेन्यू आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि इसमें बेतहाशा फ़ॉन्ट के स्टाइल आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो भी मुझे अच्छा लगेगा या मैं अच्छा समझता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर जो नॉर्मली एरियल ब्लैक को पसंद करता हूँ, मैंने एरियल ब्लैक के ऊपर इंटर किया तो ये मेरा जो लिखा हुआ स्टाइल था वो एरियल ब्लैक के अंदर आ गया है, बोल्ड भी है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये तो काबिल कबूल है कि चलो हम यहाँ पे आके इसको जो छोड़ देते हैं। अब ये सारा का सारा जो फॉन्ट लिखा हुआ है या सारा का सारा जो लिखे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल लेफ्ट पे है और इसको कुछ ऐसा होना चाहिए था कि वो कुछ और अच्छा लगे। तो इसलिए मेरे पास एक तरीका है, ये है कि हम ये क्या करते हैं कि जितनी हम इन तमाम सेल्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इन तमाम सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने अभी आपको तरीका सिखाया था कि सेल्स को हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मर्ज एंड सेंटर वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो जैसे ही मर्ज एंड सेंटर के वाले ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे तो ये फ्रेंड लिस्ट जो कोने में लिखा हुआ आ रहा था सेलों को इसने मर्ज भी कर दिया, यानी कि सारे सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया और लिखा हुआ जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी वो सेंटर कर दी, ठीक। तो ये जाहिर सी बात है कि ये मुझे काबिल कबूल है कि ये अच्छा लग रहा है कि हाँ फ्रेंड लिस्ट जो वो बीच में आ रही है और अच्छी लग रही है, ठीक है। इसके अलावा मेरी अपनी ऐसी एक आदत है कि जो मैं जब भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाता हूँ तो मैं उस पर डेट ज़रूर डालता हूँ। आप भी अपनी आदत डाल लें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएं या मैनुअल बनाएं या कंप्यूटर में बनाएं या इस तरह से, तो उस पर डेट ज़रूर डाल दें ताकि हमें ये याद रहे कि ये शीट हमने कब बनाई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ, डेट लिखने के बाद इंटर करता हूँ, ठीक है, कोलन लगा देता हूँ उसके साथ ताकि और अच्छा लगे ये। अब इसको ये लेफ़्ट अलाइन हुआ है, मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। राइट अलाइन के लिए मैं इस राइट अलाइन वाले बटन के ऊपर जाऊँगा, ये अलाइन राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डेट टाइप करूँगा। डेट टाइप करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर मैंने 10 प्रेस किया, यहाँ पे मैंने 10 प्रेस करके 10 अक्टूबर और सन मैंने 2020 ले लिया, इंटर कर दिया मैंने, ये मेरे पास डेट आ गई, ठीक। अब क्योंकि मैं डेट ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और फॉर्मेटिंग की ही बात कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इस डेट को भी फॉर्मेट कर दूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि 10/10/2020 किसी की समझ में आएगा किसी की समझ में नहीं आएगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे स्टाइल में लिख लेते हैं या इसको कुछ स्टाइल अच्छा कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, वही फॉर्मेट सेल, क्योंकि हम सेल की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाऊँगा, ये नंबर्स में आऊँगा, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर ली है। ये डेट की बहुत सारी टाइप्स इसने हमें यहाँ बताई हुई है कि डेट जो है इन स्टाइल्स के अंदर जो सेल के अंदर लिखी जा सकती है या आ सकती है। तो मैं इसके बॉटम पे जाऊँगा, बॉटम पे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, एक स्टाइल दिखा रहा है जिसके अंदर ये पहले डेट दिखा रहा है, फिर मंथ दिखा रहा है, फिर ईयर दिखा रहा है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो है या हमारे यहाँ जो है वो इसी तरह से ये डेट को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो आप देखें कि ये 10 अक्टूबर 2020 लिखा हुआ आ रहा है। ये काफ़ी मतलब रीज़नेबल है कि जी ये शीट जो है वो किस दिन बनाएगी, डेट आसानी से पढ़ी जा सकती है, बजाय ये कि हम कुछ ऐसे फॉर्मेट लिखे हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो कि डेट कौन सी है मंथ कौन सी है। तो हमने इसको जो है वो एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट इस्तेमाल कर लिया जिससे तमाम चीज़ें जो आसान हो गई या रीडेबल हो गई। अब हम इसके नीचे की तरफ चलते हैं कि जी अब ये जो हमने डेटा लिखा हुआ है इसको क्या करें, इसको भी तो फॉर्मेट करना है। अब हम इसको जाहिर सी था कि जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो चीज़ सीखी थी वो इनकी बॉर्डरिंग सीखी थी, यानी कि हम इनको किस तरह से इनमें बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर अप्लाई करने से क्या होता है कि आपके सेल्स की तमाम सेल्स के अंदर जो वो लाइनें से आ जाती हैं और हर सेल जो होता है वो इंडिविजुअली पहचाना जा सकता है कि ये सेल जो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारा सिलेक्ट जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे कि पिछले इसमें शीट में भी मैंने आपको दिखाया था कि जब हम एरिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम बॉर्डर के जाके ऑल बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो बॉर्डर्स में इसमें में बॉर्डर अप्लाई हो गए। जब बॉर्डर अप्लाई हो गए तो ये सारे जो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि नेम का कॉलम कौन सा है, एड्रेस का कॉलम कौन सा है, मोबाइल नंबर का कॉलम कौन सा है, थोड़ा सा मतलब उस शेप से बेहतर हो गया जो पहले नज़र आ रही थी, ठीक। इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, इसको और खूबसूरत बनाते हैं। किस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको पर हमने हेडिंग दी हुई है। तो इस हेडिंग को हम जो है वो प्रोमिनेंट करते हैं। प्रोमिनेंट किस तरह से करते हैं कि हम
इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए मैंने इस बी पे गया, बी के आइकन को मैंने प्रेस किया तो आपने देखा कि ये सारे के सारे जितने भी इसमें मैंने सेलेक्ट किए थे ये सारे के सारे जो वो बोल्ड हो गए, यानी कि नीचे वाले टेक्स्ट से जो वो प्रोमिनेंट हो गए। नॉर्मली हम हेडिंग को जो प्रोमिनेंट ही करते हैं ताकि वो टेक्स्ट मतलब दूसरी डेटा से जो वो प्रोमिनेंट हो जाए, हमें पता चल जाए कि ये इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन हमने लिखी हुई है। ठीक है, अब इस को मैंने बॉर्डर को इस सेल्स को मैंने जो है वो बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इनको मैं इटैलिक कर सकता हूँ, इनको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। इस तरह के जो ऑप्शन है इसमें मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक और ऑप्शन अभी इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि इटैलिक बोल्ड वो इटैलिक और इटैलियन वगैरह अच्छे नहीं लगते हेडिंग के अंदर, तो मैं इनको दोबारा अनसेलेक्ट करता हूँ। ये अनसेलेक्ट हो गए। ठीक है, बोल्ड अपनी जगह सेलेक्ट हुआ हुआ है, यानी कि मेरा फॉन्ट जो है ये बोल्ड है। ठीक है, अब इसमें जो है वो अगर मैं चाहूँ तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ फॉन्ट साइज़ से जाके मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये 12 हो गया। नीचे के जो साइज़ है वो 11 आ रहा है, ऊपर का बॉर्डर का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, तो वो यहाँ पे मैंने इसको 12 कर दिया। अब इसको और थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ये बॉर्डर है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि इसको इन तमाम सेल्स के अंदर कोई ना कोई छोटा सा कलर जो होगा वो फिल कर दूंगा। किस तरह से फिल करूंगा कि ये जो फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है इसके पुल डाउन का मैंने वो पुल किया। ठीक है, तो इसके में मेरे पास बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं। अब इसमें नॉर्मली किया जाता है कि जब हम बॉर्डर इस्तेमाल बना रहे होते हैं तो कोई हल्का सा कलर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, जो अच्छा भी लगता है और उस बॉर्डर को प्रोमिनेंट भी कर देता है। मैं ये इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें आप, ये इस बॉर्डर के अंदर ये सारा कलर जो है, यानी इन जो सेल्स के अंदर ये सारा कलर जो है वो फिल हो गया और एक बॉर्डर जो है वो प्रोमिनेंट हो गया कि जी ये बॉर्डर जो है कैसा है। ठीक, ये छोटी सी शीट जो मेरी देखें आहिस्ता आहिस्ता जो विजिबल होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। ठीक है, मतलब पहले किस फॉर्मेट के अंदर थी और अब किस फॉर्मेट के अंदर है, मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। इसको अगर मैं चाहूँ तो इनके सेल, इनके कॉलम का या इनके रॉस का साइज़ वगैरह जो मैं बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन रॉस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आके जो वो मैं जैसे ही कर्सर लेके आऊँगा तो उसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। मैं बटन को, माउस के बटन को प्रेस करूंगा तो ये जैसे ही मूव करूंगा ये इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका 15 होता है, हमने इसको डिफ़ॉल्ट साइज़ को जो चेंज कर दिया, यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो ये हमारी मर्ज़ी है हम इसको करें या ना करें, ये डेटा पे भी डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा एक शीट के ऊपर कम इन्फॉर्मेशन होती है तो हम इसकी रिसाइजिंग कर देते हैं कॉलम की और रॉज वगैरह की, तो उसके हिसाब से वो शीट अच्छी लग रही होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी कॉलम्स मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो हमें सेल्स का या रॉस का साइज़ वगैरह जो होता है वो छोटा करना पड़ रहा होता है या नॉर्मल रखना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट वाला रखना पड़ रहा होता है। तो ये भी फॉर्मेटिंग के कुछ तरीक़ेकार हैं जो कि हमें बारी बारी या आगे जाके इस्तेमाल करना पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि एक छोटी सी फॉर्मेटिंग मैं और भी कर दूँ कि ये जो सीरियल नंबर का कॉलम है ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सेल को किस तरह से जो वो रिसाइज़ कर सकते हैं। ये मैंने सेल को इसको रिसाइज़ कर दिया। यहाँ पर आप फिर देख लें, जैसे कि अब इस वाले को मैं और बता रहा हूँ कि जैसे नेम का कॉलम जो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन एड्रेस का जो कॉलम है वो मुझे कुछ कम लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो इसको भी मुझे रिसाइज़ करना है। कैसे मैं रिसाइज़ करूँगा कि मैं सी और डी के दरमियान जैसे ही अपने कर्सर को लेके आऊँगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। मैं राइट बटन माउस का जो लेफ्ट बटन राइट क्लिक करूँगा, उसको ड्रैग करूँगा आगे की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वो सामने मुझे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि 24 हो गया, 25 हो गया, कितना, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। जितनी मेरी ज़रूरत है या जितनी मेरी शीट की गुंजाइश है उसके हिसाब से मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर दूंगा और यहाँ लाके इसको छोड़ दूंगा। अब ये एड्रेस का जो कॉलम है ये भी थोड़ा सा विजिबल हो गया, थोड़ा बेहतर लग रहा है, पहले बहुत छोटा सा था। ठीक है, इसके जो मोबाइल नंबर का कॉलम है ये अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो सही है, अगर एक से ज़्यादा है तो आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग भी इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर जो वो पहले वो नज़र आ रहा है, दूसरा उसके नीचे नज़र आ रहा है, तीसरा उसके नज़र आ रहा है। जैसे आपकी अपनी शीट की ज़रूरत हो या जैसा आप करना चाहें उसको हिसाब से कर सकते हैं। तरीक़ेकार मैं आपको सारे बता चुका कि टेक्स्ट रैपिंग की कैसे की जा सकती है, एडजस्ट उसकी रॉ कैसे डिलीट की जा सकती है, कॉलम कैसे किया जाता है, फॉर्मेटिंग के जो बेसिक उसूल थे या बेसिक तरीक़ेकार थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। थोड़े से मैं आगे आपको और भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें फीड कर दी, ये फॉर्मेटिंग के हिसाब से शीट कंप्लीट हो गई है।
अब अगर आप चाहें तो अपने मज़ीद दोस्तों की अगर आप नाम वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो नीचे की लाइंस में अपने दोस्तों की इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, ठीक है, और उनको उसी हिसाब से जो वो फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो उसमें लाइनें लगा सकते हैं, उनके बॉर्डर बना सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल बना सकते हैं जो आपको पसंद आए उस हिसाब से। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम इन सेल को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम जो है वो अगर कोई गलती हो गई है तो उनको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का तरीका क्या है कि जिस सेल के अंदर गलती हुई है आप कर्सर को वहाँ लेके चले जाएँ, जैसे कि एड्रेस के अंदर आप देखें तो मुझे इसके अंदर ज़रूरत पेश आ रही है कि मैं इसको एडिट करूँ, तो मैं कर्सर को एडिट पे लेके गया। अब इसके दो तरीके हैं कि या तो मैं F2 प्रेस कर दूं तो एक कर्सर आएगा जो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है, और अब ये टेक्स्ट ये सेल जो है एडिटिंग के लिए तैयार है। मैं जहाँ ऐड करना चाहता हूँ कर्सर को मूव करूँगा, मैंने यहाँ D प्रेस किया, ठीक है, इंटर कर दिया। ये एड्रेस जो है मतलब जो पहले गलत लिखा हुआ आ रहा था, स्पेलिंग गलत थी, मैंने इसकी स्पेलिंग सही कर दी, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्स्ट करें मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको एक और तरीके से मैं सही करना चाहता हूँ, वो कौन सा तरीका है? अभी तो मैंने F2 किया था, शॉर्टकट की इस्तेमाल की थी, मैंने आपको बता दिया कि F2 से ये एडिट किया जा सकता है सेल। इसी तरह से अगर आप उस सेल के ऊपर आएँ और इस माउस के बटन को डबल क्लिक करें तो भी वही चीज़ होगी, यानी कि कर्सर जो होगा वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। और वही चीज़ मैं रिपीट कर सकता हूँ कि जी डबल डी प्रेस कर दिया मैंने, ये डी प्रेस कर दिया तो ये कॉलम जो था वो एडिट हो गया, इस कॉलम की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने करेक्ट कर दी। इसी तरह से अगर फर्स्ट करें कि मैं कॉलम मेरा अपना नाम जो लिखा हुआ है रेहान लिखा हुआ है उसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, ये मेरा पूरा नाम नहीं है, मैं इसमें पूरा नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं F2 प्रेस करूँगा, ठीक है, स्पेस बार के साथ स्पेस दूंगा और अहमद मेरा नाम है तो मैं इसमें अहमद लिख दूंगा, अहमद लिख एंटर करूंगा तो ये सेल जो वो एडिट हो गया। अब इसी तरह से मैं किसी भी सेल के अंदर जो वो आराम से एडिटिंग कर सकता हूँ, जिसका मैंने तरीका आपको बता दिया। अब इसमें आप इस टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई करेक्शन करनी है वो करेक्शन भी कर सकते हैं, और जो भी आप इसमें करना चाहें बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, वो तरीका वो आपको आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इसके अंदर जो वो महारत हासिल करते चले जाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूरी है। इस शीट के अलावा भी अपने तौर पर बहुत सारी शीटें बनाने की कोशिश करें, कुछ शीटें बनाने की कोशिश करें। अगर मैं कोई मसले मसाइल आ रहे हों तो आप मुझे कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो उनके मज़ीद गाइडेंस भी दे सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे एक छोटी सी वो चीज़ मैं करता हूँ कि यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 लिखा हुआ मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको ये सारे का सारा जो है वो सेंटर में आ जाए, तो मैं इन चारों कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और सेंटर का जो बटन है इसको मैं प्रेस करूँगा तो देखेंगे ये सारा का सारा जो है वो सेंटर में आ गया। अब ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है कि ये जो सेंटर। अब यहाँ तक मैंने आपको जो है वो ये सिखा दिया कि जी हम इसको किस तरह से इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेल की रिसाइजिंग सिखा दी मैंने आपको। सेल के बारे में एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि लिमिट्स वगैरह क्या होती हैं। तो सेल की लिमिट कुछ इस तरह से होती है कि सेल जो पर्टिकुलर होता है उसकी डिफ़ॉल्ट, जैसे फर्स्ट करेंगे मैं यहाँ पर आ जाऊँ किसी भी दूसरी शीट के ऊपर, ये सेल है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट लेंथ और विड्थ है, इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो 4.8 होती है। किस तरह से हमें पता चलेगा कि अगर मैं इसको इस तरह यहाँ से क्लिक करूँ, ठीक है, ये इसकी विड्थ आ रही है, ये देखें 8.43 आ रही है, ठीक है। और इसकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी इस कॉलम की जो विड्थ आ रही है वो 8.43 आ रही है। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यानी कि इसके अंदर इस नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने लिखे जा सकते हैं। तो मैं इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी कर सकता हूँ, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कॉलम की विड्थ जो है वो 300 कर दो, 300 करनी है मुझे, तो इसको दोबारा मैं करता हूँ। कॉलम की विड्थ मैंने कहा 300 कर दो। ये इसने मुझे यहाँ एरर दे दिया, कहता नहीं 300 तो नहीं हो सकती। ये खुद बता रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो मैक्सिमम 0 से लेके 255 तक हो सकती है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स जो आ सकते हैं वो 0 से लेके 255 तक आ सकते हैं, यानी टोटल नंबर जो 256 होंगे, ठीक। यानी कि मैंने आपको ये बता दिया कि इसके अंदर आप इसकी जो मैक्सिमम विड्थ बढ़ा सकते हैं वो 255 तक है, इससे आगे ये नहीं जाएगा। अगर मैं फर्स्ट करें कि मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ मैं 256 भी करता हूँ तो भी मुझे एरर दे देगा, यानी कि इसका मैक्सिमम नंबर जो है वो 255 है, यानी कि टोटल नंबर जो होंगे उसके अंदर वो 256 होंगे। अगर 0 से आप 255 तक काउंट करें तो 256 होंगे, लेकिन जो आप यहाँ नंबर दे सकते हैं वो 255 ही होगा। ये थी इसकी विड्थ,
ठीक, इसी तरह से इसकी मैं हाइट कैसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने रॉ हाइट किसकी होती है, रॉ की होती है, रॉ पे मैं गया। ठीक है, रॉ की मैंने हाइट बढ़ाई। यहाँ पे रॉ की हाइट जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 15 होती है। अब मैं रॉ की हाइट कितनी कर सकता हूँ, ये तो 15 है। इसी तरीके को मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ रॉ की हाइट जो वो मैं 600 कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसने ये मुझे साफ सा आंसर दे दिया कि भाई रॉ की हाइट आप जो है वो 0 से लेके 409 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। मैं कोशिश करता हूँ 41 नहीं, मैं दोबारा इसको करता हूँ। मैंने कहा रॉ हाइट 410, देखें इसने यही कह दिया क्योंकि इसकी लिमिट है 409, तो ये 409 तक ही इसकी मैं रॉ की जो हाइट है वो बढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। ठीक, तो ये अभी आप याद रखिएगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं, अभी तो आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी, लेकिन प्रोफेशनली जब आप काम करेंगे या हो सकता है किसी शीट के अंदर आपको कैसा करना पड़ जाए, तो आप याद रखिएगा कि इनकी एक लिमिट है इन सेल्स की। ठीक है, रॉ के हिसाब से भी, कॉलम के हिसाब से भी, कि हम इनको कितना बढ़ा सकते हैं या कितना बड़ा या कितना छोटा कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए या याद रखनी चाहिए। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल यानी कि डिफ़ॉल्ट इसकी जो है वो 15 है, मैंने 15 कर दी। इसको भी नॉर्मल कर देता हूँ सेलेक्ट करके। इसकी जो वो 8.43 है, मुझे याद है, आपको भी याद होने चाहिए। तो ये 8.43 कर दी। ये इसमें तमाम कॉलम जो हैं, तमाम सेल जो हैं वो नॉर्मल हो गए, अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर आ गए। एक चीज़ मैं आपको और भी बताता जाऊँ जब मैं इस चीज़ पे आ रहा हूँ कि जो इनकी रॉस की तादाद कितनी होती है, कॉलम्स की तादाद कितनी होती है, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इनकी रॉ की कॉलम की जो तादाद होती है, जो जिन पे ABCD लिखा होता है, वो वैसे तो A से लेके XFD तक जाते हैं, लेकिन A से लेके XFD तक कितने होते हैं ये मुझे कैसे पता। तो मैं आसान से उसमें बता दूं कि इनकी तादाद जो होती है 16,384 होती है। यानी कि ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक शीट के ऊपर वो 16,384 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, ये तो मैंने आपको जो है वो बता दी कॉलम के बारे में कि ये A से होते हैं, इनको A लिखा होता है और आखिरी कॉलम के ऊपर जो होता है XGF लिखा होता है, और इनकी जो मतलब वैल्यूज़ होती हैं या नंबर्स होते हैं, नंबर्स में ये 16,384 होते हैं। अब इसी तरह से मैं रॉ पे आ जाता हूँ। रॉ पे लिखा हुआ है 1। ठीक है, आखिरी वाली रॉ पे जाऊँगा तो वहाँ लिखा हुआ होगा, उनकी तादाद आ रही होगी 10,48,756। तो ये इनकी तादाद होती है। ये मतलब एक काफ़ी बड़ी वो है, मैंने आपको उसमें बता दी है। अगर आप चाहें तो इसको एंड करके भी दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पर 10,48,756 है, जो कि मैंने अभी आपको वहाँ बताया था। ठीक, इसका एक तरीका और भी है जो मैं आपको बताता चला जाऊँ कि आप जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप एक पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप होम पे आ जाएं। ठीक है, आपने शीट को सिलेक्ट किया तो देखें यही चीज़ है वो आपको एड्रेस बार के अंदर नज़र आ रही है। एड्रेस बार में आप ज़रा एक नज़र डालें तो 10,48,756 R लिखा हुआ आ रहा है, इंटू 16,384 C लिखा हुआ आ रहा है। ये R जो है वो रॉज हैं, और ये जो C लिखा हुआ आ रहा है ये कॉलम्स हैं। इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोचेंगे कितनी बड़ी तादाद बनेगी और कितनी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जैसे थे मैंने अपने उसके आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, ये आपको याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। नॉर्मली हमें इतनी ज़्यादा शीट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पेश आती। ठीक है, अब हम दोबारा अपनी बेसिक फॉर्मेटिंग की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको सेल उसके बता दी, मैंने शीट की फॉर्मेटिंग पहले ही कर दी है, थोड़ी साथ साथ हाथ के हाथ में करता गया हूँ। ये मेरी शीट की फॉर्मेटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, इसके बाद मैं जो हूँ वो शीट को सेव करना चाहता हूँ। शीट को जैसे आता है जब मैं काम कर रहा हूँ तो उसको सेव भी करना ज़रूरी है। इस शीट पर रहते हुए मैं इसको सेव करता हूँ। ये शीट नहीं, पूरी वर्कबुक सेव हो जाएगी। Ctrl S किया तो मेरी ये शीट जो है वो सेव हो गई, यानी कि अब तक का काम मैंने जितना भी किया था वो सेव हो गया। ठीक, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस शीट को प्रिंट करना भी सिखाऊंगा, यानी कि जो अभी तक मैंने काम किया है वो एक्चुअली कैसे लग रहा है, क्या मतलब जिस स्क्रीन पे तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन जब वो मेरे पेपर पे हाथ पे आएगा, हाथ में मेरे पेपर आएगा तो वो कैसे लगेगा। ठीक, तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप वो अभी 1 सेकंड के अंदर उसका प्रिंट आउट लेके देख सकते हैं कि वो आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको उसका तरीक़ेकार बता देता हूँ। आपने फाइल के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, फाइल के बटन के बाद आपने इसको
प्रिंट का बटन को प्रेस करना है। प्रिंट का बटन आप जैसे प्रेस करेंगे तो जो कुछ आपने शीट के ऊपर लिखा हुआ है, इस पेज के ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि फ्रेंड है, फ्रेंड लिस्ट है, डेट आ रही है, इसी तरह से जो कुछ भी आपने फॉर्मेटिंग की थी वहाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी इसके साथ साथ जब हम इस मेन्यू पे आ गए थोड़ा सा इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये मुझे एक ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है और उसमें जो है वो यहाँ पे मेरी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि लेफ़्ट साइड पे कम स्पेस है, राइट साइड पे कुछ ज़्यादा स्पेस है, तो इसको थोड़ा सा मैं इक्वल कर दूँ। इक्वल कैसे करूँगा, कोई तरीक़ेकार है? बिल्कुल है कि मैं यहाँ पर नीचे नज़र डालूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो वो शो मार्जिन का एक बटन आ रहा है, मैं प्रेस करूँगा शो मार्जिन, तो ये शीट के ऊपर जो वो कंप्यूटर खुद ब खुद मार्जिन लेके आ जाएगा। कुछ हॉरिजॉन्टल मार्जिन है, कुछ बॉटम मार्जिन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ हेडिंग के मार्जिन होते हैं। बहरहाल अभी इनको मेरा मतलब ये कि ये जो कॉलम लेफ़्ट और राइट के ऊपर डिस्टेंस है इनको बराबर कर दूं, तो ये देखें कि मैंने इनको जो सिंपल ड्रैग किया है, सिंपल इसको पुश किया है, तो ये देखें कुछ इस तरह से है कि ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा व्यू करके आपको दिखा दिया। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके और तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रिंट का फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये प्रिंट असल में क्या है। ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम आगे के लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। अभी हम प्रिंट को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे अपने आज के लेक्चर्स में कहा था कि मैं आपको जो है वो थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें डेटा की सॉर्टिंग है, डेटा की फ़िल्ट्रेशन है, डेटा को किस तरह फ़िल्टर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, डेटा की सॉर्टिंग, डेटा की फ़िल्टरिंग। ठीक है, ये छोटे लेवल पे भी, छोटे पैमाने पे भी काम आ जा सकती है, लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो ऑफिस वगैरह के अंदर रिपोर्ट्स होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इनका आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो फॉर्मेटिंग कर लेना, ये कर लेना, ये तो अभी तो एक छोटी सी मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन आपने फॉर्मेटिंग सीख ली, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको शीट को फॉर्मेट करना आ गया, प्रेजेंटेबल बनाना आ गया। आप अपनी शीट को अपने हिसाब से या जो भी आपको दिया गया फॉर्मेट होगा उसके आप उस हिसाब से बना सकते हैं या बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा जो आपके लिए फ़ायदा है। अब हम आगे चलते हैं कि डेटा की सॉर्टिंग क्या चीज़ है। डेटा को हम दो तरीक़ों से सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। पहले ये समझ लें कि डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, यानी कि उनकी तरतीब क्या है। डेटा अब मेरे पास एक शीट के ऊपर बेताशा डेटा मौजूद है, मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, वो तितर बितर हुआ है, मतलब उसमें कोई रब्त नहीं है, कोई उसकी तरतीब नहीं है। तो मैं इसको जब सॉर्टिंग उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ, तो असेंडिंग क्या चीज़ है कि यानी कि अगर मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए आ रहे हैं जिसमें ए से भी शुरू हो रहे हैं, बी से भी शुरू हो रहे हैं, सी से भी शुरू हो रहे हैं और जी से भी शुरू हो रहे हैं, तो मैं उनको सॉर्ट कर दूं। है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, मैं मैनुअल करूंगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा। तो कोई फंक्शन होना चाहिए, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए कि मैं उनको असेंडिंग भी कर दूं, मैं उनको डिसेंडिंग भी कर दूं, और तरीक़ों से भी उनको सॉर्ट कर दूं। तो उसके लिए इसके अंदर एक्सेल के अंदर फंक्शन मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसका डेटा मौजूद होना चाहिए तो ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें और देख सकें। इस पर्पज़ के लिए मैंने जो है वो एक छोटी सी शीट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए रखी हुई है। ठीक है, इसको मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, एक नेम का, एक करेंसी का, एक स्टेटस का। इसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा से मुराद है तकरीबन 300-400 कॉलम्स मौजूद हैं, बहुत हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं कि जी अभी ये जो शीट मैंने रखी हुई है ये सॉर्ट हुई हुई है नेम के ऊपर, यानी कि आप देखें, नज़र डालें इसके ऊपर, तो ए वाले जितने भी नाम हैं वो पहले आ रहे हैं, बी वाले नाम जो है उसके बाद आ रहे हैं, सी वाले नाम उसके बाद आ रहे हैं, और तरतीब जो है वो जी वाले नाम जो है वो आखिर में आ रहे हैं। कैसे देख सकता हूँ मैं, कंट्रोल एंड करूँगा मैं, तो ये कंट्रोल एंड किया, या लास्ट वाले पे आ गया। देखें ये जो आखिर में लिखा हुआ है ये सारे के सारे नाम जो है वो जी वाले नाम है। ठीक है, अब ऊपर जो है वो ए वाले हैं और आखिर में जी वाले हैं, यानी कि ये शीट इस वक्त जो सॉर्ट हुई हुई है, जिस तरतीब में हुई हुई है, उसकी तरतीब क्या है कि ए वाले नाम पहले आएंगे, बी वाले नाम उसके बाद में आएंगे, सी नाम वाले नाम उसके बाद में आएंगे, और डी वाले नाम यानी कि जी वाले नाम जो उसके बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये तरतीब हो गई इस तरह से। ये तो अब मैं आपको इसकी सॉर्टिंग दिखाता हूँ कि सॉर्टिंग करते हैं किस तरह से। अब ये देखें कि अब मैंने ये शीट तो बनाई हुई है, जाहिर सी बात है। अब मैंने इस शीट को यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ तक इसके लास्ट तक में आ गया। ठीक, अब मैंने जो है वो सॉर्ट का जो यहाँ पे देखें एक आइकॉन मौजूद आ रहा है, मैंने इसको प्रेस किया, ये भी एक पुल डाउन मेन्यू है, यहाँ पे आ रहा है कस्टमर सॉर्ट। ठीक, तो कस्टमर सॉर्ट पे मैं गया, कस्टमर सॉर्ट पे जाने के बाद मैंने
इसको जो है सिलेक्ट किया, मैंने नेम को सिलेक्ट किया, नेम को सिलेक्ट किया, वैल्यूज़ आ गई ए टू जी में, ये पहले से सॉर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको जो है जी टू ए करता हूँ, मैंने इसको जी टू ए किया। अब आप देखें क्या होगा, ये देखिए जो नाम नीचे आ रहे थे, जो जेड वाले नाम थे, वो सारे के सारे टॉप के ऊपर आ गए, और जो टॉप पे आ रहे थे वो सारे के सारे नीचे चले गए। ठीक, तो ये इसने ऑटोमेटिकली इन तमाम सेल्स को, जो 400 सेल्स जो मेरे पास मौजूद थे, एक सेकंड के अंदर या एक सेकंड से कम वक्फे के अंदर जो इनको उसने सॉर्ट कर दिया। और जो वो बहुत आसानी हो गई मेरे लिए भी और सबके लिए भी कि ये ऐसा फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। ठीक, इसको दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ वापस सॉर्ट करके। फिर मैं सॉर्ट के ऊपर गया। ठीक है, मैंने कस्टमर सॉर्ट प्रेस किया, यहाँ पे मैंने नेम है कॉलम, नेम ही सेलेक्ट रहने दिया, यहाँ पे वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ को ही रहने दिया। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ ए टू जी में, तो ये देखें, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद जो है वो ए टू जी के ऊपर आ गया और इसने ए टू जी वाली लिस्ट मुझे ला के दी, यानी कि सॉर्ट कर दिया पूरे डेटे को ए टू जी में। अब इसके बाद हम हम ये चाहते हैं कि जी ये सॉर्टिंग हम नेम पे तो हमने कर दी, लेकिन मेरा बॉस ये चाहता है कि मुझे जो करेंसी के हिसाब से सॉर्ट करके दो, कि ये वो कितने क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिन जो मतलब पाक रुपीज़ में हैं, कितने ऐसे हैं जो डॉलर्स में, कितने ऐसे हैं जो यूरो में, तो ये मुझे सॉर्ट होना चाहिए। लेकिन ये सॉर्टिंग करेगा किसी उसके ऊपर, आपकी जो मतलब मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में करता है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इसी सबको मैं सिलेक्ट करूँगा, एंड तक गया मैं, सिलेक्शन में दोबारा कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, कुछ ये देखिए, ये मैंने सारा जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पे गया। ठीक है, मैंने कस्टमर सॉर्ट प्रेस किया। अब मुझे इस नेम पे नहीं चाहिए, मुझे जो वो करेंसी भी चाहिए, तो मुझे कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, करेंसी का। ये करेंसी का कॉलम यहाँ पे आ रहा है, मैंने करेंसी का कॉलम किया। ठीक है, वैल्यूज ही है, ऐसी बात है, ए टू जी में चाहिए, यानी कि पहले ई है, डी है, पी एफ है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि इसने बहुत आसानी से मुझे जो है वो करेंसी को वो सॉर्ट करके दिखा दिया। इतने तमाम डेटा को इसने एक चंद सेकेंड मतलब पलक झपकते ही जो है वो इसने इसको जो है वो सॉरी सॉर्ट कर दिया, जो कि पहले यूरो आ रहा है, फिर पाउंड आ रहा है, फिर पाक रुपी आ रहा है, फिर डॉलर आ रहा है, इस तरह के सारे के कर दिए। ठीक, इसी तरह से हम और आगे चलते हैं ताकि थोड़ा सा और इसको सीख लें। मैं इसी डेटा को सेलेक्ट रहने देता हूँ, मैं सॉर्ट के फंक्शन पे दोबारा जाता हूँ, मैं कस्टमर सॉर्ट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ये जो स्टेटस का कॉलम आ रहा है उस पर इसको जो सॉर्ट कर दो। ठीक है, इस पे भी ये उसी हिसाब से करेगा। मैंने इस वक्त से कहा हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो ये ए टू जी में करेगा। अब ये देखें कि इसने जो वो इसको पहले ए वाले लेके आ गया, फिर सी वाले लेके आ गया, बी वाले कोई है नहीं, तो इसी तरह से सी वाले, इसी तरह से आगे जो जाके जो वो एन वाले आ रहे हैं तो वो एन वाले आ जाएंगे। ये देखें आखिर में यहाँ पर जो वो एन वाले आ रहे हैं, यानी कि नॉट एक्टिव, तो इन एन से शुरू होते हैं, तो ये आखिर में आ गए। ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, यानी कि हम इसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें सॉर्टिंग के तरीके हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में दिखते रहेंगे कि सब सॉर्टिंग कैसे होती है, या सॉर्टिंग के जो लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। इसके बाद इसको हम यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक आगे लेके चलते हैं जिसको हम फिल्टरिंग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या भी जो मैंने आपको सॉर्टिंग जो टॉपिक करवाया है इसको ज़रूर अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा काम आता है ऑफिस वगैरह में भी, और प्रोफेशनल जहाँ भी आप काम करने जाएंगे, बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा काम का फंक्शन है। इसके बाद जो एक और फंक्शन आ रहा है या एक और तरीके का कार आ रहा है वो डेटा की फिल्टरिंग है, यानी कि डेटा को फिल्टर करना। डेटा की फिल्टरिंग, अगर डेटा कम होता है तो हमें फ़िल्टर की ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन अगर हमारे पास डेटा की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें उसकी फ़िल्टरिंग की ज़रूरत पेश आती है। और ज़्यादा डेटा को हम कोई मैनुअल फ़िल्टर नहीं कर सकते कि जी हम 4 लाइनें एक साथ लिखते रहें या उनको कट एंड पेस्ट करते रहें, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम पलक झपकते ही उनको हम फ़िल्टर कर दें, हम कुछ ऐसा कर लें या उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी दोबारा इसी शीट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, टॉपिक जो हमारे पास है डेटा फिल्टरिंग का, तो हम इसी की शीट को सिलेक्ट करेंगे नेम से। ये यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं आ जाऊँगा दोबारा उसी सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर। अब यहाँ पे फ़िल्टर का एक बटन आ रहा है, इसको मैं प्रेस करूँगा। मैंने इसको प्रेस कर दिया। ये
फिल्टर के निशानात इसके ऊपर आ गए, यानी इन तीनों कॉलम से जिनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, देखें आपको ये पुल डाउन मेन्यू आ गए। अब जब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर ये सबके साथ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी इसने सबको सिलेक्ट किया हुआ है। नाइम तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होगी। मैं आपको समझाता हूँ कि करेंसी, देखें आप जब इस पर करेंसी भी करेंगे तो इसने क्या किया हुआ है, करेंसी जितनी भी करेंसी उनको ग्रुप कर दिया और उनको आपके सामने लेके आ गया कि इन कॉलम्स के अंदर या इस पूरी डेटा के अंदर आपके पास जो 5-6 किस्म की करेंसी मौजूद हैं, जो यूरो की है, पाउंड की है, पाक रुपीज़ की है, डॉलर्स की है, इस तरह की है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे बॉस ये कहता है कि जी सारी इन्फॉर्मेशन में से मुझे जो है वो सिर्फ यूरो वाले जो अकाउंट ला के दिखाओ ये कितने हैं, या मुझे शॉर्ट करके दिखाओ ये कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यूरो प्रेस करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ उन 400 शीट में से, ये 400 रॉ में से मेरे पास सिर्फ 2 रोज ऐसे हैं, 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो यूरो से रिलेट करते हैं। ठीक, मैंने फ़ौरन सॉर्ट किया, मैंने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद इसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद देखें मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने बटन बनाया हुआ है, देखें ये यहाँ पर आ रहा है, नेम आ रहा है, समथिंग आ रहा है, इसमें इन्फॉर्मेशन कौन सी आ रही है, यूरो की आ रही है। झट देने से आप जो है वो उसको बॉस को दे सकते हैं कि जी ये सर ये ये जो है यूरो के अकाउंट है। अगर आप इसको प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो इसमें ऐसी बात है, आप हेडिंग वेडिंग दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं ताकि आपकी कंप्लीट रिपोर्ट बन जाए। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं इसी पे रहते हुए कि जितने भी अकाउंट मेरे पास डॉलर वाले हैं वो इस्तेमाल कर सकें या पाउंड वाले हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पाउंड का जो निशान है वो मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया, तो मेरे पास पाउंड के भी ज़्यादा अकाउंट नहीं है, मेरे पास 5-6 अकाउंट हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से फ़िल्टर किए, फ़िल्टर करने के बाद मैंने इसको प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट के बटन में प्रेस किया, यहाँ सामने देखें ये रिपोर्ट में खाली ये डॉलर ये पाउंड के अकाउंट बता रहा है। आपने बहुत सी जगह दे दिया कि जी देखें ये आप अलग अलग भी प्रिंट दे सकते हैं, आपने डॉलर के अलग दे दिए, पाउंड के अलग दे दिए और पाक रुपये से अलग दे दिए। इससे क्या होगा कि आपके पास 4-5 रिपोर्ट्स जो होंगी उस डेटा में से निकल के आ जाएंगी जो कि आपको चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है। मतलब जब हम काम कर रहे थे इस किस्म का तो हमें इन टूल्स की मदद चाहिए होती है और ये टूल्स हमें अच्छी तरह से आने चाहिए जिससे हम बलक झपकते काम कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम तो वापस जाते हैं, एक और देख लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ें हम क्लियर होती चली जाएं। अब मुझे जो पाक रुपये वाले अकाउंट चाहिए, मैंने पाक रुपये को प्रेस किया तो ये देखें पाक रुपये वाले अकाउंट आ गए। ये सारे के सारे अकाउंट जो है वो पाक रुपये वाले हैं, इनको भी हम लिस्ट में देख लेते हैं। ठीक है, ये लिस्ट में आ गई, 7 पेजेस के ऊपर ऐसे अकाउंट हैं जो पाक रुपये के अकाउंट हैं, इसको भी हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे चलते हैं, आखिरी रह गया है हमारे पास डॉलर्स का। हम देखते हैं कि डॉलर्स को इस तरह से हमने सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास डॉलर्स के अकाउंट आ गए। ठीक, अब इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, यानी कि सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, तो हमारे पास 400 के 400 अकाउंट आ गए, यानी कि हमने किसी के ऊपर जो है उसको फिल्टर नहीं किया हुआ। इसके बाद एक और कॉलम मेरे पास आ रहा है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से सीखनी चाहिए कि ये इसके इस्तेमाल बहुत अच्छा आना चाहिए आपको और ये इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत काम भी आएगा। इसके जो स्टेटस का कॉलम है, स्टेटस में मैंने किया, स्टेटस में भी इसने क्या किया कि आपके डेटा को जो है उसने ग्रुप कर दिया 3 चीज़ों के अंदर के एक्टिव अकाउंट्स हैं, एक्टिव इन्फॉर्मेशन है, क्लोज की इन्फॉर्मेशन है और नॉन एक्टिव की इन्फॉर्मेशन है। अब उसी तरह से यानी कि मैंने अगर जो है वो एक्टिव की खाली शीट बनानी है तो मैंने अनसेलेक्ट करना है, एक्टिव को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, एक्टिव की शीट आ गई, प्रिंट दिखा देना है। ठीक है, ये प्रिंट आ गया है और ये इसको अगर आपने प्रिंट करके बॉस को दे दिया, फॉर्मेट करके दे दें अच्छी बात है, अनफॉर्मेट करके दे देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपके अपने बॉस के मूड के ऊपर है, अगर वो इसको चाहता है कि ऐसे ही सही है ऐसे ही दे दें तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे खाली जो वो अकाउंट आ रहे हैं जो एक्टिव हैं, इसमें कोई नॉन एक्टिव अकाउंट नहीं आ रहा, कोई इसके अंदर जो वो क्लोज अकाउंट नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक और शीट बना लेते हैं इसी आसानी तरीके से ताकि हम और इसको सीख लें। फिर हमने ग्रुप इसको सिलेक्ट किया, हमने कहा कि नॉन एक्टिव अकाउंट्स आ जाएँ, उसको सिलेक्ट किया, ओके किया, नॉन एक्टिव आ गए। प्रिंट में कैसे आएगा, प्रिंट में भी हमने देख लिया कि आ रहा है, हमने इसके प्रिंट निकाला, बॉस को दे दिया। ये आपको 1 सेकंड के अंदर पता चल गया कि नॉन एक्टिव अकाउंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, इन पर हमें काम करना होता है जैसे जब भी हमें ये रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं। तीसरी चीज़ हम आगे लेके चलते हैं जो फिर हम इस ताकि हम एक दफ़ा और इसको सीख लें जो क्लोज अकाउंट्स हैं। ये क्लोज अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए, इनको जो वो हमने यहाँ से प्रीव्यू करके देख लिया। ठीक है, मैंने एक बटन बनाया हुआ प्रीव्यू का, तो वैसे तो आप प्रिंट के मेन्यू से जाके कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ये शॉर्टकट बनाया हुआ है मैंने, तो मैं आपको आगे जाके बता भी दूंगा कि किस तरह से बनाते हैं।
तो ये आपके पास देखें कि आपके पास क्लोज अकाउंट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई, जो मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास 9 पेजेस के ऊपर जो है वो क्लोज अकाउंट की लिस्ट है। बहरहाल ये वो अकाउंट्स हैं, इनमें कोई एक्टिव अकाउंट नहीं आ रहा, कोई जो है वो नॉन एक्टिव अकाउंट नहीं आ रहा, ये सारे वो अकाउंट हैं जो क्लोज अकाउंट हैं। अब जाहिर सा है इतनी लंबी लिस्ट है, इसको मैं या मेरे बॉस जो है वो कोई काम कर सकता है कि ये या रीज़न इस पे आ सकते हैं कि ये इतने अकाउंट क्यों क्लोज हुए या क्या वजह हुई। बहरहाल ये जो अपने अपने बिजनेस के हिसाब से जो इसको देखा जा सकता है। तो मेरे नाजरीन यहाँ तक हमने देख लिया, हमने अपने आज की बेसिक फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ये सीखा कि जी हम टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, और टेक्स्ट की ओरिएंटेशन सीखी, टेक्स्ट की रैपिंग सीखी, बॉर्डर और उसके स्टाइल सीखे, जो सेल है उनकी मर्जिंग सीखी, जो रॉज और कॉलम्स हैं उनकी एडिशन, इंसर्शन, डिलीशन सीखी, सेल को रिसाइज करना सीखा, उनकी लिमिट सीखी, जो शीट मैंने अनफॉर्मेटेड छोड़ दी थी पिछले लेक्चर के अंदर उसको मैंने आपको वो इस काबिल कर दिया कि वो प्रिंटेबल हो गई, आप विजिबल मतलब उसकी ओरिएंटेशन अच्छी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मैंने उसी शीट को आपको सेव करने का तरीका सिखा दिया कि कंट्रोल लेस आप प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी शीट जो होगी या पूरा बेडशीट जो होगी वो सेव हो जाएगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ज़रूरी था ताकि अगले लेक्चर के अंदर मैं उसको आगे से उसी जगह से लेके चलूँ जहाँ तक मैंने उसको सेव किया है। फिर मैंने आपको उसका प्रिंटिंग का छोटा सा तरीका बताया कि आप उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसका कोई मार्जिन वगैरह का कॉन्सेप्ट उसके अंदर मैंने आपको दिया। फिर मैंने आपको आगे चलने के लिए डेटा की सॉर्टिंग जो कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग जो कि बहुत अहम टॉपिक्स हैं उनका सेंडिंग और डिसेंडिंग और जो भी तरीक़ेकार हैं उनके बारे में आपको बताया। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, आज तक का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है कि मैं आज का लेक्चर आपको मेरे डिटेल में था पसंद आएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए कि अगर आपको पसंद आए तो उनको भी बताइए कि जी एक्सेल को हम आसान तरीक़ों में किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।